हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिसार द ट्रिस्ट पोएम को। इस पोएम को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और ये बेसिकली एक स्टोरी पोएम है। यानी कि ये पोएम जो है स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है, जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क उपागुप्त के ऊपर लिखी गई है। इस पोएम में लविंग और हम्बल नेचर दिखाया गया है उपागुप्ता का, और इसमें ये बताया है कि यूथ और ब्यूटी हमेशा नहीं रहेगी, कभी ना कभी इंसान बूढ़ा हो ही जाएगा और उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। इस पोएम में पोएट ये भी बता रहे हैं कि हमें पैसा, खूबसूरती और अपनी जवानी का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता होता कि कल को हमारे साथ क्या हो जाए, इसलिए हमें हमदर्दी दिखानी चाहिए और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। इस पोएम में वासुदत्ता और उपागुप्ता की मीटिंग को दिखाया गया है। वासुदत्ता कौन है? अब वासुदत्ता एक जवान और बहुत खूबसूरत डांसर थी, जिसके पास पैसों और ज्वेलरी की कोई कमी नहीं थी। उसको अपनी जवानी और सुंदरता और पैसों पर बहुत घमंड भी था। चलिए लाइंस पढ़ते हैं आगे। उपागुप्ता, द डिसाइपल ऑफ बुद्धा, ले अस्लीप इन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। उपागुप्ता जो डिसाइपल थे लॉर्ड बुद्धा के, डिसाइपल मतलब शिष्य या फॉलोवर, तो वो मथुरा सिटी की वॉल के बगल में धूल मिट्टी में वहीं पर लेटे सो रहे होते हैं। लैम्प्स वर ऑल आउट, डोर्स वर ऑल शट एंड द स्टार्स वर ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ ऑगस्ट। मर्की मतलब डार्क। Whose feet were those tinkling with anklets touching his breast of a sudden। साइंस में बताया गया है कि सारे चिराग बुझ चुके थे, सब घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे क्योंकि रात का टाइम था, और उस काली रात में सितारे भी नहीं नजर आ रहे थे। चारों तरफ एकदम अंधेरा छाया हुआ था। तभी अचानक से किसी के पैर उपागुप्त के चेस्ट पर आकर टकराते हैं। चेस्ट तो आप लोग को पता ही होगा, सीने पर आकर टकराते हैं। He woke up startled and the light from the woman's lamp fell on his forgiving eyes। उपागुप्ता एकदम चौंक कर जग जाते हैं टक्कर लगने की वजह से, और उठकर देखते हैं कि कौन है, किसके पैर उनके सीने से टकरा गए हैं। इट वॉज वासुदत्ता, द डांसिंग गर्ल स्टार्ड विद ज्वेल्स। वासुदत्ता एक खूबसूरत और जवान डांसिंग गर्ल थी, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था। वही टकरा जाती है उपागुप्ता से क्योंकि वहाँ पर अंधेरा बहुत था। वासुदत्ता के पास काफ़ी पैसा था, इसलिए वो जेवरों से सजी हुई थी। उसी को यहाँ पर कहा गया है स्टार्ड विद ज्वेल्स। स्टार्ड का मतलब होता है डेकोरेट या कवर करना किसी चीज़ को, तो वही यहाँ पर इसका मतलब है। क्लाउडेड विद अ पेल ब्लू मैंटल, ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, शी लोवर्ड हर लैम्प एंड सॉ द यंग फेस ऑस्टरली ब्यूटीफुल। पहली वाली लाइन का यानी कि क्लाउडेड विद अ पेल ब्लू मैंटल, ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, इसका मतलब ये है कि उपागुप्ता ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी या पेल ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और अपने आप को बहुत अच्छे से ज्वेलरी से सजाया हुआ था। दूसरे पार्ट ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, इस लाइन का मतलब ये है कि वो खूबसूरत और जवान थी। तो जब वो खूबसूरत और जवान भी थी और जो खूबसूरती और जवानी उसके पास थी उस पर उसको घमंड भी था। शी लोवर्ड हर लैम्प एंड सॉ द यंग फेस ऑस्टरली ब्यूटीफुल। ऑस्टरली मतलब सिंपल। उसने अपने लैंप की रोशनी में देखा कि एक जवान आदमी है जिसका चेहरा बता रहा है कि वो बहुत सिंपल और ऑस्टेयर लाइफ जीता है। ऑस्टेयर मतलब सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफ। अब जाहिर सी बात है, उपागुप्त एक मॉन्क है, तो मॉन्क्स के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत मजबूत होता है। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि उपागुप्त का चेहरा बता रहा था कि वो सिंपल और बहुत सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफ जीते हैं। फॉरगिव मी यंग एसेटिक, सेड द वुमेन, ग्रेशियसली कम टू माई हाउस, द डस्टी अर्थ इज़ नॉट अ फिट बेड फॉर यू। वासुदत्ता ने उपागुप्त से माफ़ी मांगी उसके बॉडी से टकराने की वजह से, क्योंकि वो उसको इतने अंधेरे में देख नहीं पाई, और उसने बहुत ही नर्म लहजे में उसको अपने घर पर इनवाइट करा, ये कहते हुए कि ये धूल मिट्टी वाली ज़मीन आपके लिए अच्छा बेड नहीं है, ये सोने के लिए आपके लिए सही नहीं है धूल मिट्टी वाली ज़मीन। द यंग एसेटिक आंसर्ड, वुमेन गो ऑन योर वे, व्हेन द टाइम इज़ राइप आई विल कम टू यू। एसेटिक का मतलब होता है त्यागी या योगी, मतलब मॉन्क लोग जो होते हैं, मॉन्क्स के लिए एसेटिक वर्ड्स यूज़ होता है, और जो मॉन्क्स की तरह जैसे दुनिया त्याग देते हैं उनके लिए एसेटिक वर्ड यूज़ होता है। एसेटिक उन्हीं को कहते हैं। उपागुप्त ने बहुत आराम से और नरमी से वासुदत्ता को अपने घर वापस लौट जाने को कहा, और उसने वादा किया कि वो जब देखने आएगा उपागुप्ता को, जब सही टाइम आएगा। यहाँ पर व्हेन द टाइम इज राइप आई विल कम टू यू, इसका मतलब यही है। सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, द स्टॉर्म ग्राउल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई एंड द वुमेन ट्रेम्बल्ड इन फियर। फिर क्या होता है कि एकदम से
आसमान में बिजली चमकती है, उसी को यहाँ पर कहा गया है कि शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। आसमान के एक किनारे से एक बहुत खतरनाक तूफान आता हुआ दिखता है और बिजली भी कड़कने लगती है आसमान में, जिसकी वजह से जो वो औरत थी वासुदत्ता, वो डर के मारे कांपने लगती है, कांप जाती है और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ से स्टोरी में दूसरा फेज आएगा, इस मतलब उपागुप्त और वासुदत्ता का दूसरा फेज आएगा एकदम। अ ईयर हैड नॉट येट पास्ट, मतलब इसका मतलब तो सिंपल है, ये भी 1 साल भी नहीं बीते थे। इट वॉज इवनिंग ऑफ अ डे इन अप्रैल इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के सीजन में अप्रैल के दिनों में शाम का टाइम था। द ब्रांचेज ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम। फूल पत्तियों से जो रास्तों के और रोड के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं वो भरे हुए थे। गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार। और बहुत दूर से बहुत अच्छी और बहुत सुरीली धुन, बहुत सुरीली और बहुत अच्छी ट्यून सुनाई दे रही थी किसी बांसुरी की उस स्प्रिंग की नर्म हवाओं में। गे नोट्स का यहाँ पर मतलब हुआ हैप्पी नोट्स और अफार का मतलब हुआ बहुत दूर से। द सिटीजन्स हैड गॉन टू द वुड्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। इसका मतलब है कि उस शहर में जितने भी सिटीजन्स थे सब जंगल में गए थे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स को देखने, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स को अटेंड करने गए थे और पूरा शहर खाली हो गया था। पोएम की स्टार्टिंग में भी मथुरा शहर में लोग नहीं थे क्योंकि उस टाइम तूफान आ रहा था और बिजली कड़क रही थी, अंधेरी रात थी, सब अपने अपने घरों में थे। और अब मथुरा में कोई इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स को अटेंड करने गए हैं, फूलों के त्यौहार को मनाने गए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि पहले की लाइंस में जवानी, पैसों और खूबसूरती का घमंड दिखाया जा रहा था। काली रात थी, तूफान आंधी तूफान आ रहे थे, बिजली कड़क रही थी, सभी घरों के दरवाजे बंद थे। और अब पोएम में खुशी का माहौल है, सुरीली धुन सुनाई दे रही है, स्प्रिंग का मौसम है, पेड़ और पौधे फूलों से भरे हुए हैं, मथुरा के लोग फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स को मना रहे हैं। तो ये दोनों फेज पोएम के 2 थीम्स को बताते हैं, 2 थीम्स को डिपिक्ट कर रहे हैं। पहली थीम जो है वो है इम्परमानेंस ऑफ ब्यूटी एंड यूथ, और जो दूसरी थीम उपागुप्ता से रिलेटेड है वो है फ्रीडम फ्रॉम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और सेल्फलेस सर्विस। पहली वाली थीम इम्परमानेंस ऑफ ब्यूटी एंड यूथ का सिंपल सा मतलब है कि सुंदरता और जवानी परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन इंसान बूढ़ा हो ही जाएगा। और दूसरी थीम उपागुप्ता से रिलेटेड जो है वो है, उसका मतलब है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों से छुटकारा, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जैसे कि पैसा, बंगला, गाड़ी, ये सब। और सेल्फलेस सर्विस का मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि बिना किसी रिवॉर्ड या मशहूर होने की उम्मीद रखते हुए लोगों की या ह्यूमैनिटी की सर्विस करना। फ्रॉम द मिड स्काई गेज्ड द फुल मून ऑन द शैडोज ऑफ द साइलेंट टाउन। ये थोड़ी रोमांटिक लाइंस हैं जो लव और केयर को दिखा रही हैं। इन लाइंस का मतलब है कि आसमान के बीच में फुल मून निकला हुआ था जिसकी रोशनी पूरे शहर पर पड़ रही थी और पूरा शहर एकदम शांत था, चारों तरफ चुप्पी छाई हुई थी। The young ascetic was walking in the lonely street while overhead the love-sick koels uttered from the mango branches their sleepless plaint. एक जवान त्यागी उन खाली रास्तों पर चल रहा था और उसके सर के ऊपर मैंगो ट्रीज की ब्रांचेस पर बैठी लव सिक कोयल्स गाना गा रही होती हैं अपने लव्ड वंस के लिए और अपनी फरियाद सुना रही हैं। प्लेंट का मतलब है कि कंप्लेन करना या अपनी फरियाद को सुनाना। ये भी एक रोमांटिक लाइन है। Upagupta passed through the city gates and stood at the base of the rampart. रैम्पार्ट कहते हैं बाउंड्री को, फेंसिंग को, फेंस को या किसी महल की दीवार को। जैसे किसी महल की चारों तरफ डिफेंस करने के लिए चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाई जाती हैं, उसको ही रैम्पार्ट कहते हैं। तो उपागुप्ता एंटर करते हैं सिटी के अंदर गेट को पार करके और वहीं दीवार के नीचे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल मथुरा शहर की स्टार्टिंग में जो दीवार बनी हुई थी ना, उसी के नीचे खड़े हो जाते हैं। What woman lay at his feet in the shadow of the mango grove? उपागुप्ता ने देखा कि उनके पैरों के पास एक औरत लेटी हुई है, मैंगो ट्री की छांव में एक औरत लेटी हुई है। वो औरत कौन थी? वो औरत वासुदत्ता थी। Struck with the black pestilence, her body spotted with sores of smallpox. वासुदत्ता का शरीर एक भयंकर बीमारी में फंसा हुआ था और वो बीमारी स्मॉलपॉक्स थी जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर घाव थे और स्मॉल पॉक्स के काले स्पॉट्स भी पड़े हुए थे। She had been hurriedly driven away from the town to avoid her poisonous contagion. वासुदत्ता को मथुरा में रहने वालों ने शहर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि
उन्हें डर था कि वासुदत्ता की ये बीमारी कहीं पूरे शहर में ना फैल जाए। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है और किसी इंसान को अगर स्मॉल पॉक्स हो जाए ना तो ये डिज़ीज़ उसकी जान भी ले सकती है। कंटेजियन का मतलब होता है किसी बीमारी का फैलना। द एसेटिक सैट बाय हर साइड, took her head on his knees and moistened her lips with water and smeared her body with balm. उपा-गुप्ता वासुदत्ता के बगल में जाकर बैठ जाते हैं और वासुदत्ता का सर अपने घुटनों के ऊपर रखकर उसको पानी पिलाते हैं क्योंकि उसके होंठ सूख गए थे। फिर उपा-गुप्ता उसकी बॉडी पर बाम लगाते हैं ताकि उसका दर्द कम हो जाए। Who are you, merciful one? asked the woman. कौन हो तुम, ए रहमदिल इंसान? वासुदत्ता ने पूछा। शहर के सभी लोगों ने वासुदत्ता को बाहर निकाल लिया था और किसी ने भी उस पर रहम नहीं किया, इसलिए वो उपा-गुप्ता को रहमदिल और नेकदिल इंसान कह रही है। द टाइम एट लास्ट हैज़ कम टू विजिट यू एंड आई एम हियर वासुदत्ता, रिप्लाइड द यंग एसेटिक। उपा-गुप्ता ने कहा कि आखिरकार सही टाइम अब आ गया तुमसे मिलने का वासुदत्ता, और मैं आ गया तुम्हारे पास। तो यहीं पर ये पोएम ख़त्म हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बतानी है कि कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।